हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग, सीआरएम के बारे में। तो पहले लेक्चर में हमने सीआरएम के बारे में काफ़ी कुछ देखा है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैंकों को सीआरएम की ज़रूरत क्यों होती है। 5-6 कारण है जिनकी वजह से सीआरएम की नीड होती है। तो वाई बैंक नीड सीआरएम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच नीड टू बी आंसर्ड बाई ऑल द कंसर्न इन रिटेल बैंकिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर सभी जो रिटेल बैंकिंग से लोग जुड़े हैं उनको आंसर करना चाहिए। और क्या बिना सीआरएम के बैंक कैन नॉट ट्रैक कस्टमर प्रोफाइल? क्या अगर सीआरएम ना हो तो क्या बैंक अपने कस्टमर के प्रोफाइल को ट्रैक नहीं कर पाएगा, कस्टमर को ट्रैक नहीं कर पाएगा एंड ऑफर दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मैच देयर एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स? तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या अगर सीआरएम बैंक में ना होता, मान लेते कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल ना यूज हो रहा होता, तो क्या हम कस्टमर को ट्रैक ही ना कर पाते और उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज उसकी एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए दे ना पाते? क्या ऐसा है? ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गया। बट द फॉलोइंग नीड्स ऑफ बैंक्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम प्रोग्राम विल आंसर द एबव आंसर। तो मतलब बैंकों की कौन कौन सी नीड है जिन्होंने ये मतलब इम्पॉर्टेंट कर दिया कि बैंक सीआरएम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे, है ना। अगर इस बात का हम आंसर ढूंढेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बैंकों को सीआरएम की जरूरत क्यों होती है। देखिए, पहला कारण है नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसी। हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है, जो हम डे टू डे रूटीन करते हैं, बैंक में काम करते हैं, उसमें इफिशियंसी आए और अच्छे से काम हो हमारा। नीड टू ड्राइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। हम चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं और ज़्यादा वैल्यू उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कंपटीशन भी रिटेल बैंकिंग में बढ़ रहा है, इसलिए सीआरएम की ज़रूरत महसूस होती है। एनपीए भी बढ़ रहा है, वहाँ पर भी हमें सीआरएम की नीड होगी। इंक्रीज्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। अब फी बेस्ड इनकम भी जो है इम्पॉर्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। जो हम म्यूचुअल फंड वगैरह से कमाते हैं, इंश्योरेंस से कमाते हैं क्रॉस सेलिंग करके, फ्रेंड्स, वो फी बेस्ड इनकम होती है, तो उसकी भी मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। डिलीवरी चैनल इफिकेसी, मतलब होता है कि डिलीवरी चैनल जो एक्सपेक्टेड है वो डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये सभी कारण हैं जो कहते हैं कि सीआरएम होना चाहिए बैंकों में। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में हर एक पॉइंट, जो 6-7 पॉइंट है, इनके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि बैंकों में सीआरएम क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम एम्प्लॉय से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। रिटेल बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, फी बेस्ड इनकम अब इम्पॉर्टेंट होती जा रही है, डिलीवरी चैनल भी अच्छा होना चाहिए हमारा, और हमें टेक्नोलॉजी का मतलब यूज करना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें हैं जो बोलती हैं कि सीआरएम ज़रूरी हो जाता है बैंक में। ठीक है, सीआरएम इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन फॉर बैंक बट अ कंपल्सन टू अचीव बिजनेस सिनर्जीज एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो सीआरएम एक ऑप्शनल चीज़ नहीं रह गई है बैंकों के लिए, बल्कि ये कंपलसरी हो गया है कि अगर बैंक अपना बिजनेस स्ट्रेटजी, बिजनेस को मतलब जो टारगेट है उसे मतलब अचीव करना चाहता है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना चाहता है ना, बोलते नहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए सीआरएम ऑप्शनल नहीं रह गया है, बल्कि बैंकों के लिए अब कंपल्सन हो गया है। सीआरएम एज ए टूल कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट and improve the per customer profitability in addition to building and sustaining customer loyalty and brand equity। तो CRM को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं? कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें नए नए जो आयाम है, फ्रंटियर्स है, नए नए एरियाज हैं, उनको जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में भी यही किया जा सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में किया सकता है। पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी जो हम बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ में हम कस्टमर की लॉयल्टी को जो है बिल्ड कर सकते हैं और सस्टेन भी कर सकते हैं, और ब्रांड की इक्विटी, मतलब हमारे बैंक की जो वैल्यू है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब हम लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज नीड्स इन डिटेल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआरएम। तो सीआरएम की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रेंड्स, इन्हीं जो हमने ये 6-7 टॉप पॉइंट्स पढ़े हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं पढ़ने कि सीआरएम की बैंक को नीड क्यों होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर रिटेल बैंकिंग में हर कंसर्न पर्सन को पता होना चाहिए। बिना सीआरएम के क्या बैंक अपने कस्टमर की प्रोफाइल को या कस्टमर को ट्रैक नहीं कर सकता है? क्या उसे उसकी एक्सपेक्टेशन और नीड को मैच करने के लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसे ऑफर नहीं कर सकता है? कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर सकता फ्रेंड जिस
लेवल पर आज करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, तो फॉलोइंग नीड्स बैंक की जो है जो कहती हैं कि सीआरएम इम्प्लीमेंट कर देना ज़रूरी है। अब बैंक में पहले की बात नहीं रही, जैसे देख रहे हैं रिटेल बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक समय रहा होगा जब कंपटीशन नहीं था, उस समय चल जाता था, लेकिन अभी नहीं चल पाएगा। हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, हम एम्प्लॉय के से मोर वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं एम्प्लॉय की। रिटेल बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए भी सीआरएम चाहिए। एनपीए बढ़ रहा है, इसलिए भी सीआरएम चाहिए। फी बेस्ड इनकम की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, इसलिए भी सीआरएम चाहिए। डिलीवरी चैनल्स अच्छा होना चाहिए, इसलिए भी सीआरएम की नीड है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है सीआरएम, इसलिए भी हमें चाहिए। तो सीआरएम अब ऑप्शनल नहीं रह गया, बल्कि ये कंपलसरी हो गया अगर बैंक अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज करना चाहता है। ठीक है, सीआरएम एक टूल है जो कि इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और मैनेजमेंट में। जो नए फ्रंट हैं, जो नए एरियाज हैं, उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और कस्टमर के साथ में जो लॉयल्टी है उसको बिल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है। और ब्रांड की इक्विटी को भी बढ़ा सकता है, यानी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाई जा सकती है। तो हर एक जो है जो नीड है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अब डिस्कस करेंगे फ्रेंड। देखिए, नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आर बेसिकली मैनेजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ बैंक इन जनरल एंड डिलीवरी कॉस्ट इन पर्टिकुलर एज एप्लीकेबल टू रिटेल बैंकिंग। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब होता है, अगर हम जर्नली बात करें तो ऑपरेशनल कास्ट को मैनेज करना जर्नल में और डिलीवरी कास्ट को मैनेज करना पर्टिकुलर में अगर कहें तो वही आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी करने का मतलब ये हुआ। अगर जनरल टर्म में हम बात करें तो उसका मतलब होता है ऑपरेशनल कास्ट को हम मैनेज करना चाहते हैं। ऑपरेशनल कास्ट का क्या मतलब होता है? स्टाफ की सैलरी, कंप्यूटर पर खर्चा, आपका नेटवर्किंग पर खर्चा, है ना? जनरेटर का रेंट हो गया, हाँ, और आपकी बैंक की प्रेमाइसेस का रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ऑपरेशनल कॉस्ट में आती हैं फ्रेंड्स। ओके, जो सर्वर वगैरह यूज़ करते हैं उसका खर्चा। ठीक है, तो आप बैंक इन जनरल में अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऑपरेशनल कास्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और अगर पर्टिकुलर में बात करें तो हम डिलीवरी कास्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। द क्लासिक एग्जाम्पल इन ब्रांच बैंकिंग इज शिफ्टिंग द कस्टमर टू इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल लाइक एटीएम। अब कैसे रिड्यूस हो रहा है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो इसका है कि हम ब्रांच बैंकिंग जब करते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि कस्टमर बैंक में ना आकर के जो इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का, रिमोट चैनल जैसे एटीएम वगैरह हो गया, आईबीएस हो गया, एमबीएस होगा, इसका यूज करे, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाती है। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इन ब्रांच अक्रॉस द काउंटर इज मोर कॉस्टलियर देन डिलीवरी थ्रू एटीएम। तो वही कह रहे हैं कि जो डिलीवरी कॉस्ट है वो ब्रांच में ज़्यादा होती है एटीएम वगैरह के मुकाबले। मैंने आपको बताया था कि अगर एक कस्टमर ब्रांच में आता है, एक कस्टमर मान लो 1000 रुपये ब्रांच में विड्रॉ करने आता है, तो हो सकता है बैंक को 50 रुपये खर्च पड़ता हो। वही कस्टमर 1000 रुपये जब एटीएम से निकालता है तो हो सकता है उसे बैंक को 15 रुपये ही उस 1000 रुपये निकालने में खर्चा होता होगा, है ना? क्योंकि ब्रांच में उसी चीज़ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, एटीएम पर कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज़ का यूज़ नहीं होता है, आप देख लीजिए ज़्यादातर। और ब्रांचों में ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास में होते हैं। बिल्डिंग बड़ी लेनी पड़ती है, उसका रेंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का रेंट होता है, कंप्यूटर का रेंट होता है, जो नेटवर्क वगैरह है, सारी चीज़ों का आपको खर्चा देना पड़ता है। वही खर्चा आपका एटीएम वगैरह में कम हो जाता है। अगर बात करें इंटरनेट बैंकिंग की, तो ये और खर्चा कम कर देती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर अपना जो है खुद का यूज़ करता है। अपना जो कस्टमर होता है, हमें बस केवल उसके लिए सर्वर वगैरह मेंटेन करना पड़ता है एक जगह पर, है ना? तो ये हो गया, मतलब जो है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हम कैसे घटा सकते हैं? ब्रांच में ना सर्विस दे करके हम एटीएम वगैरह और आईबीएस, एमबीएस के थ्रू सर्विस देने की कोशिश करेंगे। हेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक वुड बी टू शिफ्ट द कस्टमर फ्रॉम ब्रांच टू एटीएम, है ना? तो यहाँ पर कस्टमर का जो बैंक का उद्देश्य होगा वो यही होगा कि वो ब्रांच से जो है कस्टमर को एटीएम की तरफ शिफ्ट करे, देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इस तरीके से जब हम कस्टमर को ब्रांच से एटीएम की तरफ अगर डाइवर्ट कर पाए, वहाँ भेज पाए उसको, तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि ब्रांच में 50 रुपये खर्चा हो रहे हैं उसी काम पे, एटीएम पे उसी काम के 15 रुपये लग रहे हैं। और ये इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्योंकि एटीएम पर पैसे ईजिली निकल जाते हैं, ब्रांच में की तरह लाइन नहीं होती है ज़्यादातर केसेस में। CRM is an enabler to identify the customer segment which can be migrated to ATM as an additional delivery option for them। अब देखिए यहाँ पर अब सवाल ये है कि किस कस्टमर को हम ATM पर भेज सकते हैं, किस कस्टमर को हमें ब्रांच में ही इंटरटेन करना पड़ेगा, ब्रांच में ही उसका काम करना पड़ेगा। तो इस जगह पर CRM यूज होता है। CRM हमें इनेबल करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए उस कस्टमर सेगमेंट को, उस कस्टमर के एक जो है
टुकड़े को कि जो है एटीएम में भेजा जा सकता है, जिसको हम अगर कहें तो वो एटीएम की तरफ जाएगा और अल्टरनेट डिलीवरी चैनल या एडिशनल डिलीवरी चैनल के तौर पर उसे यूज करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमें सीआरएम की नीड महसूस हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो दो चीज़ें हम घटाना चाहते हैं, एक तो ऑपरेशनल कॉस्ट घटाना चाहते हैं, दूसरा डिलीवरी कॉस्ट घटाना चाहते हैं। इन जनरल ऑपरेशनल कॉस्ट घटाना चाहते हैं पूरे बैंक के लेवल पर, और अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो हम डिलीवरी कास्ट घटाना चाहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है, ब्रांच बैंकिंग को शिफ्ट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में या रिमोट चैनल का यूज करके, जैसे एटीएम, आईबीएस, एमबीएस का यूज किया जाए, ब्रांच बैंकिंग का यूज उतना ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी कास्ट जो डायरेक्ट डिलीवरी कास्ट है फ्रेंड्स, जो है आपकी वो ब्रांच में ज़्यादा होती है, और वही कास्ट जो है अगर एटीएम के थ्रू कस्टमर वही काम करता है तो उसकी कास्ट कम होती है। ये बात हमने आपको समझा दी है, एग्जाम्पल दे करके समझाई हुई है। ठीक है, उसके बाद में इसलिए बैंकों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो सस्ता पड़ रहा है उधर की तरफ कस्टमर को भेजा जाए ना, तो इसलिए बैंक चाहेगा कि बैंक का ऑब्जेक्टिव होगा कि शिफ्ट द कस्टमर फ्रॉम ब्रांच टू एटीएम, ब्रांच से एटीएम की तरफ कस्टमर को शिफ्ट करने की कोशिश होगी, ताकि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाए, पहली बात, और दूसरा जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि एटीएम फास्ट काम करते हैं ह्यूमन के मुकाबले। सीआरएम यहाँ पर हमें मदद करेगा, कैसे मदद करेगा? ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में मदद करेगा कि जिनको हम एटीएम की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो इसे एडिशनल डिलीवरी ऑप्शन के तौर पर यूज करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर सीआरएम का बेनिफिट हो जाता है। दूसरा है नीड टू डिलीवर या ड्राइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय से ज़्यादा वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं कुल मिलाकर के। द नेक्स्ट डायमेंशन इज टू इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बाई रीडिफाइनिंग देयर रोल टू डिलीवर सर्विस टू कस्टमर हु आर मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो टारगेट है, नेक्स्ट डायमेंशन जो है, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव कैसे करेंगे? उनके रोल को रीडिफाइन करके, टू डिलीवर सर्विसेज टू कस्टमर हु आर मोर प्रॉफिटेबल, हम ऐसे कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश ज़्यादा करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल हैं। ध्यान रखिएगा, किनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड? जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर होते हैं, उनको ही हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगली डायमेंशन क्या है? अगर हमें इम्प्रूव करना है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को, तो हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय की रोल को रीडिफाइन करेंगे और उन कस्टमर पर फोकस करेंगे जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और जो कम प्रॉफिट देते हैं, 100 रुपये रोज़ जमा करने आते हैं, उन कस्टमर्स पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, द स्पीड ऑफ रिटायरमेंट थ्रू वीआरएस and superannuation has necessitated bank to go very aggressively in technology implementation and reduce manpower has to be more productively deployed in delivering more वैल्यू। ठीक है, तो अब चूंकि बीआरएस भी काफ़ी सारे लोग ले रहे हैं, काफ़ी सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो इस वजह से क्या हुआ कि स्टाफ कम होता गया। मतलब कहने कि जैसे एक बैंक में पहले 1 लाख लोग थे, अब उसमें से अगर 10,000 लोग 10,000 लोग उसमें से रिटायर हो गए, तो केवल 90,000 लोग ही बचते हैं, और नए स्टाफ मेंबर कम भर्ती किए जाते हैं उस मुकाबले में जितने रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, रिड्यूस्ड मैन पावर की फीलिंग की जा रही है। इसलिए बैंकों ने ये महसूस किया है, नेसेसिटेट कर दिया, आवश्यक हो गया कि वो अग्रेसिवली टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँ, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करें मैन पावर के मुकाबले, क्योंकि मैन पावर घट गई है उनके पास में, है ना? और जो मैन पावर बची हुई है उसको मोर प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, ड्राइविंग मोर वैल्यू, तभी वो ज़्यादा वैल्यू दे पाएंगे। अब जैसे पहले के समय में लोग बोलते हैं कि एक-एक ब्रांच में 20-20 लोग, 15-15 स्टाफ मेंबर होते थे। आज के टाइम में हर ब्रांच में ऑन एवरेज 3 या 4 लोग हैं, बहुत अच्छी ब्रांच है तो 8 लोग या 10 लोग रह रहे हैं, है ना? तो ऐसे में मैन पावर बहुत घट गई। अब आप सोचिए 20 लोग होते थे, उसी ब्रांच में 8 लोग और 6 लोगों से काम चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? जो रिड्यूस्ड मैन पावर है, उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है या नहीं की जा रही? जो काम 20 लोग करते थे, वही काम 8 लोगों से करवाया जा रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई ही गई है, सीधी-सी बात है ना? और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है जब टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन और बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया जा सके। चेकबुक जमा करने के लिए अलग मशीन है, अगर आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आजकल एटीएम आ गए हैं मार्केट में, जिनसे आप पैसे जमा कर सकते हैं, है ना? उसके बाद में साथ ही साथ में आप देखिए, पासबुक प्रिंट करने के लिए भी ऑटोमेटिक मशीनें आई हुई हैं, जिनमें बारकोड वगैरह का कॉन्सेप्ट या स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बैंक, क्योंकि उसे ज़रूरत महसूस हुई है कि लोग कम हैं, हमारे पास मैन पावर कम है, और जो मैन पावर है उसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना होगा, तभी वो ज़्यादा वैल्यू डिलीवर कर पाएगी फ्रेंड्स। ओके, हियर द वैल्यू डायमेंशंस आर टू फोल्ड्स, एम्प्लॉय वैल्यू एंड कस्टमर वैल्यू। तो यहाँ पर जो हम मोर वैल्यू ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ 2 तरीके की वैल्यू की बात हो रही है। एम्प्लॉय की भी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, कस्टमर को भी ज़्यादा वैल्यू देनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर कस्टमर से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी ले लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेना है, और हर एम्प्लॉय से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले लेनी है।
एम्प्लॉय वैल्यू इज इंक्रीज बाय डिप्लॉइंग देम टू मार्केटिंग एंड फॉर क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर बिजनेस वैल्यूज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो एम्प्लॉय की वैल्यू कैसे बढ़ाई जा रही है, एम्प्लॉय से प्रॉफिट कैसे कमाने की कोशिश की जा, प्रॉफिट या फिर जो है प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा रही है फ्रेंड्स। तो एम्प्लॉय की वैल्यू इंक्रीज बाय डिप्लॉइंग देम टू इन द मार्केटिंग, उनको मार्केटिंग में डिप्लॉय किया जा रहा है, उनसे क्रॉस सेलिंग करवाई जा रही है, अप सेलिंग करवाई जा रही है। ठीक है, बेटर बिजनेस वैल्यू ऐड करवाई जा रही है, वैल्यूम बढ़ाया जा रहा है बिजनेस का। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय हैं हमारे, उनको मार्केटिंग में लगाया गया है और उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सेल करवाने की कोशिश की जा रही है। वो क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, अप सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ड हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रा सा क्लियर कर लेते हैं। क्रॉस सेलिंग क्या होती है और अप सेलिंग क्या होती है। पहले अप सेलिंग समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास में आईफ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपके पास आईफ़ोन है। आईफ़ोन मान लेते हैं 6 वगैरह जो भी रहा होगा, एक समय रहा होगा जब 6 है, अभी करंट टाइम पे 12 चल रहा है। तो आईफ़ोन 6 है मान लेते हैं आपके पास में, आईफ़ोन 5 है, 5th जनरेशन है जो भी है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये आईफ़ोन 5 या 6 यूज़ करते थे, अब अगर आपको मैं आईफ़ोन 11 या 12 बेच दूँ, तो उसे फ्रेंड्स अप सेलिंग कहते हैं। समझिए, पहले आप 50,000 रुपए का आईफ़ोन यूज़ करते थे, अब आप 1,20,000 रुपए का अगर आईफ़ोन मैं आपको बेच देता हूँ, तो मैंने अप सेलिंग कर दी। उसी प्रोडक्ट का बेटर वर्ज़न प्रोवाइड करना। जैसे सैमसंग का मोबाइल आप 20,000 का पहले यूज़ करते थे, अब मैंने वो सैमसंग का मोबाइल आपको 50,000 वाला अगर बेच दिया, सैमसंग का ही बेचा, तो इसे फ्रेंड्स अप सेलिंग कहते हैं। ठीक है? और क्रॉस सेलिंग क्या होती है? जैसे अगर आपके पास मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल है, तो ये तो मोबाइल हो गया, इसके साथ-साथ में जो और इसकी एक्सेसरीज़ हैं, वो बेच देना। तुरंत ही आपको बोला गया कि सर ये महँगा है आपका मोबाइल, आप इसका इंश्योरेंस ले लीजिए, ये भी एक क्रॉस सेलिंग है। आपको बोला गया कि इसमें जो है टेम्पर्ड ग्लास लगवा लीजिए ताकि गिरेगा तो टूटेगा नहीं, वो भी एक क्रॉस सेलिंग है। आपने इसमें हेडफ़ोन अलग से बेचा, तो उसकी क्रॉस सेलिंग कर दी। आपने इसकी कवर बेच दी, हाइब्रिड कवर बेच दी, जो भी कवर बेच दी, तो ये सारे जो प्रोडक्ट आपने इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर रहे हैं, ये आपका क्रॉस सेलिंग हो गया। और अप सेलिंग क्या है? सैमसंग का 50,000 का मोबाइल है, मैं सैमसंग का 1,00,000 का मोबाइल आपको बेच दूँ, तो वो अप सेलिंग होता है फ्रेंड्स। आई होप नाउ दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, ओके। अब कस्टमर वैल्यू इज़ डेरिवेटिव ऑफ एम्प्लॉइज़ आउटपुट एंड पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी इन मेकिंग द कस्टमर अवेलिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़। तो कस्टमर वैल्यू कैसे पता चलती है? कस्टमर मतलब हमने देखिए एम्प्लॉयी की वैल्यू हमने कैसे की, एम्प्लॉयी की वैल्यू ऐसे पता चलती है कि वो ज़्यादा उसे मार्केटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग करनी है। कस्टमर की वैल्यू कैसे पता चलती है? ये पता चलती है एम्प्लॉयी के आउटपुट से, पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी से, है ना? हर मतलब एक एम्प्लॉयी ने कितना आउटपुट दिया, एक कस्टमर को हमने कितने प्रोडक्ट बेच दिए, 6 बेच दिए, तो इसका मतलब हमने कस्टमर वैल्यू बढ़ा ली है, ठीक है? और इससे कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। भाई अगर वो 6 प्रोडक्ट हमसे लेगा तो उसमें प्रॉफिट तो हम कमाएँगे ही। इन मेकिंग कस्टमर अवेलिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको ऑफर करेंगे ताकि पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाए फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो 2 डायमेंशन वैल्यूज़ की होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? एक कस्टमर वैल्यू और एम्प्लॉयी वैल्यू। एम्प्लॉयी वैल्यू कैसे बढ़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एम्प्लॉयी को बेचना होता है, उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग भी हमने समझा। और कस्टमर वैल्यू कैसे ड्राइव होती है? एम्प्लॉयी के आउटपुट से पता चलता है कि कस्टमर वैल्यू बढ़ रही कि घट रही। पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ानी होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेल करवा करके हम ये कर सकते हैं। अब यहीं पर इफेक्टिव सीआरएम सॉल्यूशन विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयी। ठीक है, तो यहाँ पर सीआरएम सॉल्यूशन क्या करेगा? क्वालिटी इम्प्रूव द क्वालिटी आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉयी। एम्प्लॉयी का जो क्वालिटी आउटपुट है उसको इम्प्रूव करेगा एंड वुड इम्प्रूव द ओवरऑल एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी। और एम्प्लॉयी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी घटाए बढ़ाएगा, सॉरी। सीआरएम, अब देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सीआरएम का बेनिफिट कहाँ से होता है? देखिए समझिए, जैसे एक आपको डेटाबेस दे दिया गया, यहाँ पर नाम लिखा है, यहाँ एज लिखी है, यहाँ पर उसकी पर मंथ सैलरी लिखी है, यहाँ उसके खाते में कितना बैलेंस है। इसी तरीके से आपको 10 कस्टमर के डेटा दे दिया गया या 100 कस्टमर का डेटा दे दिया गया। अब इसमें से अगर आप देख रहे हो, पता चला इस कस्टमर के खाते में 1 करोड़ रुपए हैं, इस कस्टमर के खाते में 6 करोड़ हैं, इसके खाते में 10 लाख रुपए हैं, इसके खाते में 20 लाख रुपए हैं। तो अब आपको ये लगता है कि मैं कोई प्रोडक्ट अगर इसको 1 करोड़ और 6 करोड़ वाले को ऑफ़र करूँगा महँगा प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा चांस है उसके खरीदने के। अगर मैं ये 20 लाख और 10 लाख वाले को ही प्रोडक्ट ऑफ़र करूँगा तो कम चांसेज़ हैं। तो सीआरएम इसी जगह पर बेनिफिट कर जाता
जाता है फ्रेंड्स कि मतलब हम एक एनालिसिस डेटा की अच्छे से एनालिसिस डेटा माइनिंग डेटा वेयर हाउस वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम एक अच्छी एनालिसिस लेकर के आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर को ऑफर हम कर सकते हैं। वो इफेक्टिवली सीआरएम के थ्रू ही हो सकता है। अब आप सोचिए, आप एक ब्रांच में हैं, ब्रांच में मैनेजर हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि हमारे पास में जो कस्टमर है इसमें से टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है, या हमारे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होल्डर कस्टमर कौन से हैं, तो अगर आपको वो 10 कस्टमर का डेटा मिल जाता है तो वो कैसे मिलेगा? वो सीआरएम के थ्रू ही मिलेगा। अगर सीआरएम ना हो तो आप बैठ करके जितने 1000 कस्टमर आपकी ब्रांच के हैं, 1000 कस्टमर का डेटा पढ़िए बैठ करके और देखिए उसमें से टॉप 10 कौन से निकल करके आते हैं। तो यही है फ्रेंड्स कि इफेक्टिव सीआरएम सॉल्यूशन का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइजेशन कर देता है उसी चीज़ का फ्रेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पर है कि सीआरएम की नीड क्यों है? सीआरएम की नीड इसलिए होती है क्योंकि हम पर एम्प्लॉयी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? हम क्या करेंगे, रोल रीडिफाइन कर देंगे, रोल को बदल देंगे, हम उन कस्टमर्स पर फोकस करेंगे जो कि प्रॉफिटेबल है। बैंकिंग इंडस्ट्री में बीआरएस ले ले रहे हैं लोग और रिटायर हो रहे हैं, इस वजह से स्टाफ कम होता जा रहा है, लेकिन उसी कम स्टाफ से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है मोर वैल्यू ड्राइव की जा सके, ठीक है? और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। मोर वैल्यू ड्राइव करने में 2 तरीके की वैल्यू है, एम्प्लॉयी वैल्यू और कस्टमर वैल्यू। एम्प्लॉयी वैल्यू है कि एम्प्लॉयी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग कर दें। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है एक चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को बेचना। जैसे आपने हाउसिंग लोन दिया तो हाउसिंग लोन का इंश्योरेंस करवा दिया, वो हो गया क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग का मतलब हुआ आपने कार लोन दिया था, पहले 6 लाख की कार खरीदवाई थी, अब उसी कस्टमर को 15 लाख की कार खरीदवा दी आपने, अप सेलिंग कर दी, ठीक है? उसके बाद में जो कस्टमर वैल्यू होती है वो कैसे ड्राइव होती है? एम्प्लॉयी के आउटपुट का डेरिवेटिव होता है। एम्प्लॉयी के आउटपुट से ही पता चलता है कस्टमर वैल्यू कितनी है। किसी कस्टमर ने 1 प्रोडक्ट लिया था, धीरे-धीरे करके आपने उसको 6 प्रोडक्ट अगर बेच दिए, तो आपने कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करके आपने ऐसा किया है। इफेक्टिव सीआरएम जो सॉल्यूशंस होते हैं फ्रेंड्स, वो यहीं पर बेनिफिट कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयी का जो क्वालिटी आउटपुट है उसको बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि सीआरएम जो है एक एनालिसिस करके पहले ही बता देता है कि इस कस्टमर पर फोकस करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ओके, इंक्रीज्ड कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग। अब तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स कि मतलब हमें सीआरएम क्यों चाहिए? तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है रिटेल बैंकिंग में, इसलिए हमें जो है सीआरएम चाहिए। कंपटीशन इज बज़वर्ड इन रिटेल बैंकिंग, मतलब आजकल जो है रिटेल बैंकिंग में ये बहुत ज़्यादा सुना जाने वाला शब्द है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। एज रिटेल बैंकिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक, दे वी ईच अदर टू ग्रैब देयर मार्केट शेयर। तो ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए वो एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट उनकी हो, ऐसी कोशिश रहती है प्राइवेट बैंक की भी और फॉरेन बैंक की भी। फॉर अचीविंग दिस कस्टमर ओरिएंटेशन इज देयर टॉप प्रायोरिटी। मतलब अब इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे? दूसरों के कस्टमर को आप अपने पास कैसे लाएँगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे? आपकी सर्विसेज़ अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, ताकि और आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, सीधी-सी बात है। फॉर अचीविंग दिस, कस्टमर ओरिएंटेशन इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी। दे इम्प्लीमेंट अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटी इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस एफिशिएंसी, डिलीवरी चैनल, प्राइसिंग एंड वैल्यू एडिशन टू एक्वायर, रिटेन एंड इम्प्रूव देयर कस्टमर बेस। तो अपने कस्टमर बेस को एक्वायर करना है, नए कस्टमर लाने हैं, जो हैं उनको रिटेन करना है, कस्टमर बेस को इम्प्रूव अगर करना है, तो ये सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। किसमें? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट आएगा, प्रोसेस एफिशिएंसी अच्छी होगी, प्रोसेस तेज़ होगी, डिलीवरी चैनल्स नए-नए लाए जाएँगे, प्राइसिंग अच्छी रखी जाएगी, वैल्यू एडिशन किया जाएगा कस्टमर के जो भी प्रोडक्ट ऑफर किए जाएँगे। तो इन सभी चीज़ों के ज़रिए, मतलब कहने का कुल मिलाकर के कस्टमर को भगवान मानने वाला ही हिसाब-किताब है यहाँ पर। कस्टमर ओरिएंटेशन रहता है, हमारी टॉप प्रायोरिटी यही रहती है। अ गुड सीआरएम प्रोग्राम हेल्प बैंक टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो अब अगर एक अच्छा सीआरएम जिसके पास अवेलेबल होगा, वो जो है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स कंपटीशन देखिए, रिटेल बैंकिंग में हम देख रहे हैं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और चूंकि रिटेल बैंकिंग एक प्रॉफिट का सौदा होता है, प्रॉफिट वाला बिजनेस होता है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, तो वो एक जो दोनों बैंक हैं, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक, आपस में एक दूसरे से जो है उनका मार्केट शेयर जो है ग्रैब करने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। अब इसको अगर आपको मार्केट का शेयर बढ़ाना है तो उसका तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि आपको कस्टमर ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा, आपकी टॉप प्रायोरिटी कस्टमर होना चाहिए, ठीक है? और उसके लिए आप क्या करोगे, जो प्रोडक्ट डेवलप करोगे, ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं ताकि वो कस्टमर को पसंद आए। प्रोसेस एफिशिएंसी, जो प्रोसेस है मतलब एफडी बनवानी है, कस्टमर को खाता खुलवाना है या फिर लोन लेना है, जो भी प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए।
डिलीवरी चैनल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनोवेटिव होने चाहिए, एटीएम, आईबीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, है ना, कैश बैंकिंग या जो भी पॉसिबल है वो सारी चीज़ें। प्राइसिंग भी ऐसी रखनी है ताकि वो कस्टमर को पसंद आए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नए नए कस्टमर को एक्वायर करेंगे, जो हमारे पुराने कस्टमर उनको रिटेन करेंगे और अपना कस्टमर बेस भी हम इम्प्रूव करते हैं। तो एक अच्छा CRM जो प्रोग्राम होगा, अगर डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मैंने यह बात आपको समझा दी है, CRM का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। राइजिंग NPA बढ़ता जा रहा है, NPA बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से अगर आपका CRM होगा तो आपका कस्टमर का डेटाबेस होगा, कस्टमर का डेटाबेस होगा, आप फॉलो अप करेंगे, फ़ोन करेंगे, उसके घर जाएँगे, तो आप रिकवरी कर पाएँगे, है ना? वही बात यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है CRM से। रिटेल बैंकिंग एंड NPA गोज़ टुगेदर, जो रिटेल बैंकिंग है और NPA एक साथ चलते हैं, यानी NPA होता रहेगा, रिटेल बैंकिंग भी चलती रहेगी। दो रिटेल बैंकिंग इज़ एन अट्रैक्टिव रेवेन्यू मॉडल फॉर बैंक, इट हैज़ इन्हेरेंट रिस्क इन मैनेजिंग द बिज़नेस। मतलब कहने का ये है कि मतलब हम एक तरह से देख सकते हैं कि इसमें रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, बैंकों के लिए फ़ायदा है, अच्छा खासा पैसा कमा करके देता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ऑटोमेटिक इन्हेरेंट है, रिस्क उसमें छिपा हुआ है। इस बिज़नेस में रिस्क ऑटोमेटिकली छिपा हुआ है। भाई कस्टमर अगर आपसे लोन लेगा तो बदले में जो है आपका उसके जो है NPA होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। भाई ये है कि रिस्क कम होता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में यही फ़ायदा है कि इसमें जो रिटेल बैंकिंग में टिकट साइज़ छोटा होता है, लोन छोटे अमाउंट के होते हैं, इसलिए NPA भी होते हैं, उतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अब मान लो यहाँ 20 करोड़ कस्टमर ने आपसे लोन लिया है, तो मान लो अगर 10% लोग भी नहीं देते हैं, तो भी 90% दे रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक-एक कस्टमर 3000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का लोन लेते हैं। अगर एक भी कस्टमर हमारा डूबता है, तो आधे बैंक का मतलब जो है कैपिटल डूब जाने की स्थिति में आ जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो सेंसिटिव retail product like credit card and personal loan are basically unsecured and are susceptible to become NPA। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं फ्रेंड, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, पर्सनल लोन हो गए, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इनके पैसे मतलब जैसे पर्सनल लोन दिया था तो कुछ गिरवी ज़्यादातर नहीं रखवाया जाता है, अनसिक्योर्ड होते हैं, तो इनके जो है NPA होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो भी NPA होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ गिरवी नहीं रखवाया जाता, क्रेडिट कार्ड ऐसे ही दे दिया जाता है आपकी सैलरी के आधार पर। In fact, some private banks are experiencing huge delinquency in this segment, which made them to switch over to strategy from aggressive to watch mode and also shrinking their retail asset expansion। अब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्राइवेट बैंक हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब डिलिक्वेंसी फील की है, मतलब कहने का कस्टमर जो है सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, पैसे समय पर वापस नहीं कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग में खास करके इस सेगमेंट में, मतलब रिटेल बैंकिंग में। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो अग्रेसिवली मतलब बहुत ज़्यादा लोन बाँट रहे थे लोगों को, उस मोड से हट करके इन्होंने वॉच मोड में, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वर बन गए हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो रिटेल बैंकिंग में रिटेल लोन वगैरह बाँट रहे थे उसको बाँटना बंद करके कम कर दिया, श्रिंकिंग मोड में चले गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ, इतना ज़्यादा NPA बढ़ गया है कि अब वो नया लोन देना नहीं चाहते हैं। सम पब्लिक सेक्टर बैंक आल्सो एक्सपीरियंसिंग राइजिंग NPA मेनली इन होम लोन सेगमेंट ड्यू टू डिफ़ॉल्ट एंड डिलिक्वेंसी। अब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक भी बचे नहीं हैं, उनको भी NPA प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ख़ास करके होम लोन्स में, होम लोन सेगमेंट में NPA ज़्यादा फेस कर रहे हैं। और ड्यू टू ये होता क्यों है, क्योंकि लोग पैसा समय पर वापस नहीं करते, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, या फिर जो है डिलिक्वेंसी कर रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम नहीं फॉलो कर रहे हैं, जब देना चाहिए तब नहीं देते, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देते रहते हैं, इस तरीके से। दिस कॉल फॉर एन इफेक्टिव कस्टमर ट्रैकिंग मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। तो अब इसकी वजह से, अब चूंकि NPA होता ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए हमें एक इफेक्टिव कस्टमर ट्रैकिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है। हर कस्टमर की ट्रैकिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, ताकि हम रिटेल लोन की रिकवरी कर सकें। जैसे कस्टमर जो है आपका लोन की एक किस्त नहीं आई तो तुरंत ही आप उसको पीछे मतलब फॉलो अप करना शुरू कर दीजिए, उसके घर चले जाइए या फिर फ़ोन करिए, रोज़ फ़ोन करिए, जो भी है अग्रेसिवली आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उसको कॉल करते रहना होगा, ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। और ये तभी हो सकता है जब हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा टूल अवेलेबल हो जो कि ये बताए, समय से पहले ही बता दे कि आपके 20 लोन, आपके 10 लोन आपकी ब्रांच में ख़राब होने वाले हैं, इनके फॉलोअप की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ओके। उसी जगह पर CRM का रोल आ जाता है फ्रेंड्स, ओके। दो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आर अडॉप्टेड व्हाइल असेसिंग द क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट ETC, द NPA फिनोमेना हैपन इन स्पाइट ऑफ दिस, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम भले ही क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल यूज़ करते हैं, हम सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं, और वहाँ पर सिबिल स्कोर फ्रेंड्स आपका 300 से लेकर मैक्सिमम 900 तक हो सकता है, और ज़्यादातर बैंक जो है 700 या 700 से ऊपर स्कोर को अच्छा मानते हैं। तो अगर 700 से ऊपर के स्कोर को अच्छा मान करके हमने लोन दे दिया,
तो हमने कोशिश तो यही की कि अच्छे कस्टमर को लोन दिया, जिसका स्कोर 350 था, 360 था, उसको नहीं दिया। हमने दिया 700 या 800 स्कोर वाले को, लेकिन अगर उसने एनपीए कर दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो जो कहने का मतलब ये है कि हम भले ही क्रेडिट स्कोर मॉडल यूज़ कर रहे हैं और अपनी तरफ से अच्छा कस्टमर ढूँढते हैं, उसके बावजूद भी जो है एनपीए होता रहता है। सीआरएम हेल्प टू ट्रैक कस्टमर एंड फॉलो अप फॉर रिकवरी। अब यहाँ पर सीआरएम हमें ऐसे कस्टमर को ट्रैक करने में हेल्प करेगा और फॉलो अप करने में भी हेल्प करता है फ्रेंड्स। ओके, अब सीआरएम में क्या होगा कि मान लीजिए जो है अगर कस्टमर की ईमेल आईडी पड़ी हुई है, तो सीआरएम ऑटोमेटिकली जो है कुछ मैसेज ऐसे मतलब ईमेल भेजता रहेगा, रिमाइंडर्स भेजता रहेगा कस्टमर को, है ना? या ऑटोमेटिक कॉल्स भी मिला देता है फ्रेंड्स। ओके, सीआरएम काफ़ी काफ़ी कुछ फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। ओके, अब एनपीए बढ़ रहा है, ये भी एक वजह है कि हमें सीआरएम की ज़रूरत होती है। तो रिटेल बैंकिंग और एनपीए साथ-साथ चलते हैं। रिटेल बैंकिंग फ़ायदे का सौदा तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें इन्हेरेंट रिस्क भी है, वो है एनपीए वाला रिस्क। अब जैसे जो सेंसिटिव रिटेल के प्रोडक्ट हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, ये सिक्योर नहीं होते हैं, इस वजह से इनके एनपीए होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। कुछ बैंक हैं जो कि इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने महसूस किया है डिलिक्वेंसी को कस्टमर की तरफ से, मतलब प्रॉपर ना पैसा लौटाने की प्रॉब्लम इतनी फेस की है कि वो पहले जहाँ अग्रेसिवली लोन बाँटते थे अपना रिटेल का, उसी जगह पर अब वो जो है वाचिंग मोड में चले गए हैं, देखते हैं, कुछ लोन देते नहीं हैं। अपना रिटेल एसेट यानी रिटेल का लोन वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कर दिया जाए, क्योंकि एनपीए की समस्या बहुत बढ़ गई है। हमारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एनपीए को, खास करके होम लोन में सेगमेंट में ये फेस कर रहे हैं। वहाँ पर भी कस्टमर बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वजह से अब इसको कम करने के लिए हमें कस्टमर ट्रैकिंग मैकेनिज़्म मॉनिटरिंग और रिकवरी पर्पज़ के लिए चाहिए। अगर लोन की रिकवरी करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कस्टमर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। हर एक कस्टमर का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब कौन-सा लोन एनपीए हो रहा है, ताकि हम अग्रेसिवली उसको फ़ॉलो अप कर सकें। अब यहाँ पर हम स्कोरिंग मॉडल यूज़ करते हैं, सिबिल स्कोर वगैरह जनरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके बा और फिर लोन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रेडिट कार्ड और लोन वगैरह होता है, वो एनपीए हो जाता है, क्योंकि हमने तो यही सोच कर के दिए कि कस्टमर अच्छा है, लेकिन बाद में उसने नहीं पैसे लौटाए, तो क्या किया सकते हैं, हम बात की बात नहीं जान सकते हैं, ठीक है? तो सीआरएम क्या कर सकता है, हमें हेल्प करता है ऐसे कस्टमर्स को ट्रैक करने में और फॉलो अप करने में रिकवरी के लिए। तो फॉलो अप रिकवरी के में करेंगे, अगर हम फ़ोन करते हैं बार-बार फ्रेंड, तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो पैसे वापस भी कर देते हैं। फॉलो का फ़ायदा तो होता ही है। अगर कुछ कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि उनका खाता जो है एनपीए हो रहा है। अगर उनको पता चल जाएगा एनपीए हो रहा है, तो पैसे भर देंगे, है ना? तो इस तरीके से फॉलो अप का फ़ायदा होता है, वो सीआरएम हेल्प करता है। फिर अगला है च 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स कि इंक्रीज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फी बेस्ड इनकम। फी बेस्ड इनकम की इम्पोर्टेंस अब बढ़ गई है, ठीक है? तो इस वजह से भी सीआरएम की नीड होती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर डिक्लाइन फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक ड्यू टू प्रेशर इन स्प्रेड एंड बैंक वर लुकिंग टू एवेन्यू टू इम्प्रूव द बॉटम लाइन। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है फ्रेंड्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कितना इंटरेस्ट अर्न किया माइनस कितना इंटरेस्ट स्पेंड किया, ठीक है? उनका जो डिफरेंस होता है, वही आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। ये घट रहा है फ्रेंड्स। ओके, कह रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 6% पर लोन दिया है, या मान लीजिए आपने लोन दिया है कस्टमर को 8% पर और एफडी 6% पर ली है। तो अब क्या होगा, जो 6% पर एफडी है और 8% पर जो है आपका लोन है, तो 2% का आपको फ़ायदा हो रहा है। ये स्प्रेड होता है फ्रेंड्स, ये जो 2% है ये स्प्रेड है, और यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी होता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 2%। अब क्या हो रहा है कि हमने जो है ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 6.5% एफडी पर देने लगे, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 8.5-7% पर लोन देना शुरू किया। यानी इधर भी घटाया, उधर बढ़ाया। तो अब क्या हुआ, 1% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है। जहाँ 2% कमाते तो वहाँ 1% कमा रहे हैं। तो इसीलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है घटता जा रहा है, और बैंक जो है नए-नए मतलब एवेन्यू, नए-नए जगह देख रहे हैं जहाँ से वो कमाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, और उसी एवेन्यू में फी बेस्ड इनकम आती है। फी बेस्ड इनकम थ्रू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर बैंक। तो बैंक कहाँ से कमाई कर सकता है, फी बेस्ड इनकम के थ्रू कमाई कर सकता है। और ये फी बेस्ड इनकम कैसे होती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का बेच करके, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेच करके। सम प्राइवेट बैंकों में 50% से ज़्यादा रेवेन्यू उनका फी बेस्ड इनकम मॉडल से ही आता है। फी बेस्ड इनकम से ही 50% से ज़्यादा कमाई वो करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक भी अग्रेसिवली जो है फी बेस्ड इनकम जनरेशन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर रहे हैं, वो भी कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, लाइफ का हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड ऑफर्ड वेरी गुड स्कोप फॉर अर्न फी बेस्ड इनकम बाय सेलिंग दीज प्रोडक्ट टू टारगेटेड कस्टमर सेगमेंट, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जो है, चाहे वो आपका
लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड होगा, ये सब हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हैं, इनको अगर बेचते हैं तो बदले में हमें कमीशन मिलता है, वही फी बेस्ड इनकम कहलाती है फ्रेंड्स। ओके, इसमें हम टारगेटेड कस्टमर को अपना बेच सकते हैं। टारगेटेड कस्टमर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर इंश्योरेंस किसी को लेना है, हाउसिंग इंश्योरेंस है तो वो जो हाउसिंग लोन लेगा उसको ही मिलेगा। कार इंश्योरेंस है, जो कार परचेज करेगा उसको ही लेना होगा। रिटेल सेल ऑफ इंडियन गोल्ड कॉइन, तो जो सोने के सिक्के होते हैं उनकी रिटेल सेलिंग में भी जो है फी बेस्ड इनकम कमाई जा सकती है। उसके बाद में सीआरएम डेटा हेल्प टू सेल सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड बॉन्ड आता है फ्रेंड्स, वो भी फी बेस्ड इनकम जनरेट करने का एक तरीका हो सकता है। तो सीआरएम सोल्यूशन हेल्प टू बैंक आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर फॉर सेलिंग दीज प्रोडक्ट। तो अब क्या होता है कि सीआरएम जो सोल्यूशन होता है वो फ्रेंड्स यहाँ पर हेल्प करता है ऐसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में जिनको हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स कि मतलब हम फी बेस्ड इनकम का इम्पॉर्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हम इंटरेस्ट से कमाई करते थे वो घट गई है। तो हम अलग अलग तरीके देख रहे हैं कि कहाँ से और पैसा कमा सकते हैं। तो एक जगह मिलती है कि फी बेस्ड इनकम, यानी कि कमीशन से हम पैसा कमा सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जहाँ पर 50% उनका जो रेवेन्यू है वो केवल इसी काम से आता है, फी बेस्ड इनकम से, कमीशन के थ्रू आ जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक भी अग्रेसिवली जो है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेचते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केटिंग की जा रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट की, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस का हो। म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड भी जो है हम बेचते हैं और उसके बदले में हमें जो है फ़ी मिलती है, फ़ी बेस्ड इनकम मिलती है। गोल्ड कॉइन बेच करके भी जो है फ़ी बेस्ड इनकम जनरेट की जाती है। इसके अलावा जो है गोल्ड बॉन्ड भी बेचे जाते हैं, उससे भी फ़ी बेस्ड इनकम होती है। तो ये काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ से हम फ़ी बेस्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर सीआरएम सॉल्यूशन हमें हेल्प करता है कि किस कस्टमर को कौन-सा प्रोडक्ट हम ऑफ़र कर सकते हैं इसमें से। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद में अब छठवीं नीड है जो हमारी सीआरएम लाने की, वो है डिलीवरी चैनल एफिकेसी। डिलीवरी चैनल अच्छा होना चाहिए, जैसे ही कस्टमर की उम्मीद हो उस पे खरा उतरना चाहिए। डिफरेंट चैनल बोथ, चाहे फिजिकल हो चाहे रिमोट हो, रिमोट या वर्चुअल भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो चैनल का मतलब हो गया, फिजिकल का मतलब हो गया ब्रांच में आकर के, रिमोट का मतलब आपका एटीएम, आईबीएस, एमबीएस हो गया। आर ऑफर टू कस्टमर फॉर एनहेंसिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ड्राइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम चैनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये जितने भी चैनल हैं फ्रेंड्स, चाहे वो फिजिकल हों चाहे रिमोट हों, वो कस्टमर को ऑफर किए जाते हैं ताकि उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा रहे और वो सैटिस्फाइड महसूस करें। सम कस्टमर विल लाइक टू एक्सपीरियंस डायरेक्ट चैनल लाइक ब्रांचेज और सम कस्टमर सेगमेंट विल गो टू रिमोट चैनल। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको ब्रांचें आना पसंद होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिमोट चैनल ज़्यादा पसंद करते हैं, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट सम ऑफ द कस्टमर विल लाइक टू हैव अ ब्लेंड ऑफ चैनल फॉर टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ देयर। अब कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो दोनों तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अगर पैसा निकालने का मन हुआ तो एटीएम पे चले गए और कभी मन हुआ तो ब्रांच में भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीआरएम सॉल्यूशन हेल्प बैंक टू ऑफर द राइट चैनल मिक्स टू देयर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट टू इनहेंस कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। अब सीआरएम जो सोल्यूशन होगा वो हेल्प करेगा किस कस्टमर को कौन सा चैनल प्रेफर करना चाहिए, किस चैनल कस्टमर को हमें कौन से चैनल के बारे में बताना चाहिए, यूज करवाना चाहिए, वो सीआरएम सोल्यूशन वहाँ पर हेल्प करता है। इससे कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका डिलीवरी चैनल एफिकेसी के बारे में हमने समझा कि डिलीवरी चैनल अच्छा होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। तो डिफरेंट चैनल, चाहे वो फिजिकल हो, मतलब कहने का चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो रिमोट हो। फिजिकल मीडियम का मतलब हो गया जैसे ब्रांच हो गई, रिमोट का मतलब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम वगैरह हो गए फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो भी डिफरेंट चैनल होते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो फिजिकल हो चाहे रिमोट हो, वो कस्टमर को जो है अच्छी सर्विस एक्सपीरियंस के लिए ऑफर किए जाते हैं और उससे कोशिश रहती है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट चैनल या फिर फिजिकल चैनल पसंद करते हैं, ब्रांच में आना पसंद करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिमोट चैनल ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दोनों का मिक्स पसंद करते हैं, मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन के लिए उनको ब्लेंड ऑफ चैनल चाहिए। मतलब कहने का ब्रांच भी आना पसंद है, इंटरनेट का भी यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का भी यूज़ करते हैं, एटीएम भी यूज़ करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम सॉल्यूशन हमें यहाँ पर हेल्प करता है ये पता करने में कि कौन से कस्टमर को कौन सा डिलीवरी चैनल हम ऑफ़र कर सकते हैं ताकि हमारी कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो बढ़े और उनको रिटेन भी हम ज़्यादा लंबे समय तक कर पाएँ फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में अब अगली नीड है हमारी सीआरएम के लिए एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर भी सीआरएम की नीड होती है। टेक्नोलॉजी इज इनसेपरेबल फ्रॉम रिटेल बैंकिंग एंड इनिशिएटिव लाइक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी है वो रिटेल बैंकिंग से अलग नहीं की जा सकती है फ्रेंड्स। ओके, और जैसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, देखिए अब सीबीएस आ गया है सभी बैंकों में,
कोर बैंकिंग सोल्यूशन यूज किया जाता है, मोबाइल बैंकिंग हर बैंक की है, इंटरनेट बैंकिंग हर बैंक ऑफर करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट हैं। बैंक इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिट हैव टू लेवरेज टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज बिजनेस थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू कस्टमर माइनिंग एंड क्रॉस सेलिंग। तो बैंक अगर प्रॉफिट जो है कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का यूज करेगा ताकि वो मैक्सिमम बिजनेस को फैला सके, अपने मैक्सिमम बिजनेस कर सके, और उसके लिए कस्टमर माइनिंग की जाती है और क्रॉस सेलिंग की जाती है। डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, उस होता क्या है, देखिए डेटा वेयर हाउस होता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है फ्रेंड्स, समझिए। डाटा वेयर हाउस होता है और डाटा माइनिंग होती है। इसी चैप्टर में अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, 1-2 लेक्चर में। देखिए डाटा वेयर हाउस में क्या होता है, सारा डेटा ला करके एक वेयर हाउस में रख दिया जाता है, सारा डेटा, हर कस्टमर का डेटा यहाँ भर दिया जाता है। फिर डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। डाटा माइनिंग क्या करती है, इसमें जो डेटा भरा हुआ है इसमें से काम का डेटा निकालना कि हाँ ये वाले कस्टमर, इस टाइप के कस्टमर हमने उसमें से छाँट लिए। तो कहने मतलब अगर मान लीजिए आपके बैंक में 30 करोड़ कस्टमर है, तो 30 करोड़ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक डेटा वेयर हाउस के अंदर में पुट कर दी गई है। अब इसमें से माइनिंग की जाती है। माइनिंग का मतलब तो ये खुदाई करना जो है फ्रेंड्स, जो जैसे जो कोल माइनिंग होती है ना, कोयले की खदानों को खोदा जाता है, तो उसी तरीके से कोल माइनिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ डेटा माइनिंग होती है, डेटा को जो है मतलब छाँटा जाता है। अब उसमें 30 करोड़ कस्टमर में से आपने ये पकड़ा कि कितने ऐसे कस्टमर हैं जो 100 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट होल्डर हैं। अब उनको आपने पकड़ा और उसके बाद में उनको सही प्रोडक्ट ऑफर किया। तो ये यहाँ पर कोशिश की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम सोल्यूशन एनेबल दिस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सीआरएम सोल्यूशन ये चीज़ें इनेबल करता है हमको फ्रेंड्स। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को रिटेल बैंकिंग से अलग नहीं किया जा सकता है। सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। बैंक जो है टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज करते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम बिजनेस को जो है फैलाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, कस्टमर के डेटा की माइनिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है। सीआरएम सोल्यूशन इन सभी चीज़ों के लिए बैंक को इनेबल बनाता है। ये जितने भी पॉइंट्स हमने 6 पॉइंट्स या 7 पॉइंट हमने अब पढ़े हैं फ्रेंड्स, ओनली हाईलाइट द नीड फॉर सीआरएम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये सभी जो है सीआरएम की नीड को बढ़ाते हैं कि हाँ सीआरएम हमें ज़रूरी होता है। ऑल दिस व्हेन इंटीग्रेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव सीआरएम वेरी रिलेवेंट एंड प्रॉफिटेबल आल्सो। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी इतने सारे पॉइंट हमने बात की, अगर इन सबको एक साथ मिला दिया जाए और इनको मॉनिटर किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर किया जाए, तो ये जो है बहुत ही सीआरएम रिलेवेंट हो गए और प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। बट द बैकबोन ऑफ सीआरएम लाई विद द रोबस्टनेस ऑफ कस्टमर डेटा। लेकिन जो सीआरएम की जो बैकबोन है वो कहाँ पर निर्भर करता है कि कितना अच्छा डेटा है, रोबस्टनेस है डेटा, डेटा कितना बढ़िया है, कितना करेक्ट है। मतलब फालतू डेटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर की एज 18 साल है और आपने उसको 30 साल का लिखा हुआ है। अगर आप इस कस्टमर को कोई प्रोडक्ट ऑफर करने चले जाएँगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो कस्टमर आपका बिना मतलब का जो है समय आपका वेस्ट होगा फ्रेंड्स। ओके, इसलिए जो कस्टमर का डेटा है वो रोबस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वाला होना चाहिए। वहीं पर सीआरएम की बैकबोन होती है। सीआरएम डिपेंड करेगा कि डेटा कितना अच्छा है। डेटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग आर टू इंपॉर्टेंट टूल्स व्हिच आर क्रिटिकल फॉर एनी मीनिंगफुल सीआरएम। तो सीआरएम, किसी भी मीनिंगफुल सीआरएम के लिए डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। मैंने आपको ये बात अभी समझाई है डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस के बारे में। सोर्सिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस हैज टू सीमलेसली फ्लो फ्रॉम कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अब ये कह रहे हैं कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा जाना है, डेटा वेयर हाउस में जो डाटा जाना है, वो डेटा जो है सीबीएस से सीधे जाना चाहिए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं वही डेटा वेयर हाउस में चला जाना चाहिए। किसी का उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, क्योंकि सीबीएस में अगर सही डेटा पड़ा होगा तो वो सही डेटा डेटा वेयर हाउस में चला जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तब गलतियाँ नहीं होंगी। दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूज वॉल्यूम व्हिच आर टिपिकल इन रिटेल बैंकिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके पास में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है कस्टमर का। मतलब 30 करोड़ कस्टमर है। अब आप सोचो कि केवल 30 करोड़ कस्टमर के केवल नाम जो है आपको देखने पड़ जाए तो कितनी मतलब कितनी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर नाम सही करने के लिए आपको कह दिया जाए तो कितनी दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी डेटा जाए वो सही जाए फ्रेंड्स। ओके, वरना बाद में करेक्शन बहुत मुश्किल हो गए। एंड मेजर बिजनेस डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज आर स्टेमिंग आउट ऑफ एमआईएस जनरेटेड फ्रॉम दिस टूल। अब क्या होगा कि एक बार डेटा वेयर हाउस में डेटा चला गया तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो एमआईएस टूल होता है उसी से डेटा जो है निकाल करके जो बिजनेस के डिसीजन होते हैं और जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो यहीं से निकल करके बनती है। हेंस सीआरएम प्रैक्टिस विदाउट रोबस्ट कस्टमर डेटा
बेस विल नॉट इल डिजायर रिजल्ट एंड नॉट सर्व एनी पर्पज। तो सीआरएम अगर आप यूज करते हैं और आपका जो कस्टमर का डेटाबेस है, जो डेटा है वो रोबस्ट नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है सीआरएम को यूज करने का, और ये कोई पर्पज आपका पूरा नहीं करेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो सीआरएम में डेटा हो वो एक्यूरेट होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसी पर ही हमारा फ्रेंड्स ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने लगभग सारी बातें यहाँ पर कवर कर ली है। तो जितने भी हमने 6-7 पॉइंट पढ़े वो सिर्फ सीआरएम की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। उसके बाद में अगर इन सबको एक साथ में मिलाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए और एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, तो सीआरएम जो है बहुत रिलेवेंट और प्रॉफिटेबल हो सकता है। सीआरएम जो है मजबूत है ना? जितना मजबूत होगा कस्टमर का डेटा, जितना अच्छा होगा कस्टमर का डेटा, उतना ही सीआरएम मजबूत रहता है आपका। बैकबोन सीआरएम की कहाँ पर है? कस्टमर डेटा के रोबस्टनेस पर। डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग 2 इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो सीआरएम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। डेटा वेयरहाउस में जो डेटा जाना है वो सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म से बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के किसी व्यक्ति के लगे हुए ये सीधे पहुंच जाना चाहिए, ताकि डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब ब्रांचों में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग सीबीएस में 9 8 8 8 एक्स 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 ऐसे भर देते हैं फ्रेंड्स, है ना? काफ़ी बार जो है मतलब इसलिए रैंड गार्बेज डेटा भर देते हैं। वो गार्बेज डेटा वहाँ डेटा वेयरहाउस में भी गार्बेज ही चला जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सीआरएम अगर अच्छी रखनी है आपको, सीआरएम का बढ़िया यूज करना है, तो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेटा की एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं। रिटेल बैंकिंग तो मास बैंकिंग कहलाती है ना, एक तरीके से बहुत लोगों को सर्विस देनी होती है, इसलिए जो है डेटा की एक्यूरेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। मेजर जो बिजनेस डिसीजन है या स्ट्रेटजी हैं वो एमआईएस जो हम जनरेट करते हैं, एमआईएस रिपोर्ट होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, ये आपका डेटा वेयरहाउस से भी जनरेट हो सकती है। तो उससे जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसी के बेसिस पर ही हम डिसीजन लेते हैं, किसको क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करना है, किसको हाउसिंग लोन ऑफ़र कर सकते हैं, तो ये सारे काम हो सकते हैं। सीआरएम अगर आप यूज़ करते हैं और बिना कस्टमर का डेटाबेस अगर आपका रोबस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपका कोई पर्पज़ जो है सीआरएम सॉल्व करने वाला नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जो है मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।